नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाओ, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी 2023 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहले प्रश्न की बात करते हैं। पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। चलो पहले प्रश्न का आंसर करना। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? क्या करेक्ट आंसर होगा? वन होगा, जल होगा, सड़कें होगा या फिर खनिज होगा? तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो सड़कें हो जाएगी। सड़कें जो होती हैं ये आपकी मानव निर्मित होती हैं, ये प्राकृतिक पूंजी या फिर प्राकृतिक संसाधन में कभी भी शामिल नहीं की जा सकती क्योंकि मानव निर्मित होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का? सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर करना। लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकेंस किसके सबसे अच्छे सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, मृदा प्रदूषण के या फिर ध्वनि प्रदूषण के? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकेंस जो होते हैं किसके सूचक होंगे? तो ये हो जाती है आपके वायु प्रदूषण के। दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे, जितने लोग आंसर करते चल रहे हो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे निर्धारित होगा? प्रकाश का रंग आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या फिर वेग से? तीसरे प्रश्न का आंसर करना है। जितने लोग बाद में जुड़े हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। ऑप्शन क्या होगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, तरंग दैर्ध्य से। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मिट्टी के घड़े में निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? चौथे प्रश्न का आंसर करो भाई। मिट्टी के घड़े में निम्न में से कौन सी क्रिया है जिसके कारण जल ठंडा होगा? चौथे प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यही क्रिया है जिसके द्वारा क्या होगा? मिट्टी का जो घड़ा है उसमें रखा गया जल ठंडा होता है। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। पांचवें प्रश्न का। निम्नलिखित में से कौन सा कर है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया? तो देखो खराज एवं खम्स है, जजिया एवं जकात है, सिंचाई कर है, उपरोक्त सभी है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सा कर लगाया गया है? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, खराज एवं खम्स, जजिया एवं जकात और सिंचाई कर, तो ये सारे कर जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाए जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? देखो दोनों चीजें पूछी जा रही है। 1857 के विद्रोह के समय आपसे दोनों चीजें पूछी जा रही है। भारत का गवर्नर जनरल कौन है और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है, दोनों बात पूछी जा रही है। छठवें प्रश्न की बात करेंगे, जल्दी से आंसर करो। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। 1857 के विद्रोह के समय अगर हम लोग गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ये कैनिंग हो जाएंगे और अगर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये पामस्टन हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। सातवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद किस आंदोलन में भाग लिया था? अब देखो एक बात तो ये क्लियर है कि जो हमारे गांधी जी हैं ये 1915 में क्या हुए थे? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। एक बात तो ये क्लियर है। और वापस लौटने के बाद जो इनका पहला आंदोलन था वो कौन था? तो वो था चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी? अब देखो अपवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी पूछा जाए या फिर सबसे चौड़ी नदी पूछा जाए, आंसर आपका एक ही होगा। क्या होगा भाई? अमेजन, नील, सिंधु, कांगो। आठवें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, अमेजन नदी।
किस महाद्वीप की नदी है? तो साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, और अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नवे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, निम्न में से कौन सा दर्रा है जो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? जोजिला, बनिहाल, लिपुलेख या फिर काराकोरम दर्रा? कौन सा दर्रा हो जाएगा जो जम्मू कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? नए प्रश्न का आंसर करना, और बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बनिहाल दर्रा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, दृश्य प्रकाश में किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो दृश्य प्रकाश के किस रंग में, 10वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। नारंगी, नीला, लाल या फिर हरा? दृश्य प्रकाश के किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है? 10वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लाल में। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 11वें प्रश्न का आंसर करो भाई। लोक लेखा जो समिति है तो ये अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करेगी? प्रधानमंत्री कार्यालय में, लोकसभा में, वित्त मंत्रालय में या फिर राष्ट्रपति कार्यालय में? ठीक है, लोक लेखा समिति जो है तो ये अपनी रिपोर्ट कहाँ पर प्रस्तुत करेगी? ऑप्शन क्या होगा? 11वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा, लोकसभा में। ठीक है, देखो राष्ट्रपति नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति नहीं होगा। राष्ट्रपति को कौन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट क्या करेगा? राष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को क्या करेगा? राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को लोक लेखा समिति को सौंपेगा, और फिर लोक लेखा समिति इसको क्या करेगी? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत करेगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ और क्या बनता है? 12वें प्रश्न की आंसर कीजिएगा। देखो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है तो लवण के साथ साथ और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा, ऑक्सीजन गैस बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा या फिर जल बनेगा? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 12वें प्रश्न का आंसर करते चलो, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जल बनेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया में लवण के साथ आपका जल बनेगा, H2O बनेगा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 13वें प्रश्न का आंसर करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं प्रदान किया जाता है? ठीक है, तो देखो नोबेल पुरस्कार जो है ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जा रहे हैं, और अगर हम लोग नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो देखो इनको 1901 से दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है? तो देखो 6 क्षेत्रों में। ठीक है, कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। अब प्रश्न ये है कि किस क्षेत्र में नहीं प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया था। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करना, 23 मार्च को किसके शहीद होने की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है? तो 23 मार्च की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन शहीद हुआ था? 23 मार्च 1931 की घटना है। ठीक है, 23 मार्च 1931 की घटना है, और क्या होगा? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी हो जाएगी। तो इन्हीं की शहादत की याद में क्या करते हैं हम लोग? शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, तो ये 3 लोग हैं जिनको फांसी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो देखो हड़प्पा की जो खुदाई होगी वो होगी 1921 में, और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई होगी वो होगी 1922 में। तो जब 1921 और 22 में हड़प्पा की खुदाई हो रही थी उस समय पुरातत्व विभाग के जो प्रभारी थे वो थे आपके जॉन मार्शल थे। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जॉन मार्शल, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है।
चलो आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है? तो कामागाटा मारू ये एक घटना है और इस घटना से कौन संबंधित है? तो सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, वीडी सावरकर या फिर लाला हरदयाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। बाबा गुरदीप सिंह जो है तो इनका एक जहाज है कामागाटा मारू, जिसको कनाडा में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। ठीक है, तो बाबा गुरदीप सिंह जो है वो इससे संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, अपसौर की स्थिति कब होती है? देखो अपसौर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो सूर्य है तो सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी सूर्य के कई बार अत्यधिक निकट तक आ जाती है और कई बार क्या हो जाती है, अत्यधिक दूरी तक चली जाती है। तो जब निकट होती है तो ये स्थिति होती है उपसौर की। ठीक है, जब निकट होता है तो ये स्थिति होती है उपसौर की, और जब अत्यधिक दूरी पर होती है तो ये स्थिति होती है अपसौर की। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है अपसौर, मतलब कि पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक दूरी पर होती है तो ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपसौर की स्थिति कब बनती है? तो उपसौर की स्थिति बनेगी 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति बनती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनेगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करना, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? देखो पोतवाहक नहर पूछ रही है। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, सबसे बड़ी नहर कौन सी है? पनामा नहर, सुएज नहर, कील नहर या फिर सू नहर। कौन सी नहर हो जाएगी जो सबसे बड़ी नहर है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पोतवाहक सबसे बड़ी नहर जो है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सुएज नहर। निर्माण कब हुआ है सुएज नहर का? तो 1869 में। ठीक है, कब हुआ है? तो 1869 में सुएज नहर का निर्माण हुआ है। और सुएज नहर का जो राष्ट्रीयकरण है, राष्ट्रीयकरण कब होगा? तो 1956 में। निर्माण कब होता है? निर्माण होगा सुएज नहर का 1869 में। ठीक है, लेकिन इनका नेशनलाइज्ड कब किया जाएगा, राष्ट्रीयकरण कब होगा? तो 1956 में होगा। तो सुएज नहर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 19वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में आता है? 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलो जल्दी से बताना भाई, निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में आता है? तो उत्तराखंड, कच्छ, हिमाचल प्रदेश, उपरोक्त सभी। 19वें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में आता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आप देखोगे नेपाल से सटे हुए ये क्षेत्र है आपके, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ये जो गुजरात वाला कच्छ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ सब जगहों पर भूकंप आते हैं। आप अक्सर देखते होगे दिल्ली में आपको भूकंप देखने को मिलता है, नेपाल में भूकंप देखने को मिलता है। तो ये सब नेपाल से सटे हुए अगल बगल के क्षेत्र हैं और यहाँ पर ये सारे क्षेत्र जो हैं वो उच्च तीव्रता वाली भूकंपीय मेखला में आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, 20वें प्रश्न का आंसर करो भाई सभी लोग। पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक जीव कहलाता है? 20वें प्रश्न का आंसर करना है, पारितंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक जीव कहलाएगा? तो विषाणु कहलाएगा, कवक कहलाएगा, जीवाणु कहलाएगा या फिर बी और सी दोनों कहलाएगा? 20वें प्रश्न का आंसर करते चल रहा है। और देखो जितने लोग बाद में जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। जितने लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो सबसे पहले ये काम कर दो, सेशन को एक बार लाइक करो, सेशन को एक बार शेयर करो। ठीक है, चलो तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। अपघटक जीव की बात करेंगे तो कवक और जीवाणु दोनों आपके हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी और सी दोनों करेक्ट होगा, मतलब कि ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग प्रतिबंधित किया गया। तो बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? देखो अगर हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है? तो अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है।
अब इसमें अगर हम लोग बाल श्रम की बात करते हैं, मतलब कि बच्चे से काम कराने को प्रतिबंधित किया गया किस अनुच्छेद में? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत बच्चों के जोखिम भरे स्थानों पर काम करने को प्रतिबंधित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 20 सूत्री या फिर कहें गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया है? ठीक है, 20 सूत्री कार्यक्रम या फिर कहें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, तो देखो इसको शुरू किया गया है इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर आपसे प्राइम मिनिस्टर पूछे कि किस प्रधानमंत्री के द्वारा इसको शुरू किया गया है, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा 20 सूत्री या फिर गरीबी उन्मूलन को कार्यक्रम को शुरू किया गया है। और किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? ऑप्शन सी हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। समय क्या है 5वीं पंचवर्षीय योजना का? तो ये है 1974 से लेकर के 1978 का। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय है। एक ऐसी पंचवर्षीय योजना जो 4 वर्ष तक चलेगी। ठीक है, तो इसी दौरान इंदिरा गांधी जी के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे और गरीबी उन्मूलन का नारा दिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना। हूणों ने भारत पर आक्रमण किसके काल में किया है? तो कौन सा राजा है जिसके काल में हूण भारत पर आक्रमण करते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, बुद्धगुप्त या फिर उपगुप्त? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 23वें प्रश्न का आंसर करना है। जल्दी से आंसर करते चलो सभी लोग। सेशन को लाइक करो, सेशन को शेयर करो। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्कंदगुप्त। ठीक है, तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। और स्कंदगुप्त की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्कंदगुप्त का नाम क्या मिलता है? तो स्कंदगुप्त का नाम मिलता है शक्रादित्य। ठीक है, ध्यान रखना, हूणों को पराजित किया था, लेकिन इनकी उपाधि क्या थी? तो इनकी उपाधि थी शक्रादित्य की। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। 24वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ था? देखो पहले युद्ध की बात हो रही है। पहला युद्ध कब हुआ है? 1526 में हुआ है। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 1526 में हुआ है। किसके किसके बीच हुआ है? 24वें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध होगा 1526 में। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा सभी लोग। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। इसका पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? ठीक है, चलो 25वें प्रश्न का आंसर करना। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई है और इसका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ है? लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में या फिर पटना में? 25वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई और पहला अधिवेशन जो होगा वो आपका लखनऊ में होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वें प्रश्न का ऑप्शन ए। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेंगे? तो सहजानंद सरस्वती करते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। कौन सा राज्य लौटते मानसून से प्रभावित नहीं होता है? देखो यहाँ पर नहीं शब्द मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे ये भारत है और जो लौटता हुआ मानसून है वो क्या करता है? वो यहाँ पर वर्षा करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर उड़ीसा देखोगे तो उड़ीसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तमिलनाडु की बात करोगे, तमिलनाडु आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तो उत्तर प्रदेश जो है ये लौटते मानसून से प्रभावित नहीं होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? चलो तो इस प्रश्न को तो हम लोग कर चुके हैं भाई, आज के इस सेशन में किए हैं। क्या हो जाएगा? लाइकेन हो जाएगा। ठीक है, तो वायु प्रदूषण के जो जैविक सूचक होते हैं ये आपके कौन होते हैं? ये लाइकेन होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होने पर इसे किसे सौंपा जाता है? तो संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, महाधिवक्ता को या फिर उनमें से कोई नहीं? तो एक तो बात देखो, अनुच्छेद 71 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होगा तो इस विवाद का जो निपटारा है वो सिर्फ कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो इस अनुच्छेद को याद रखना।
ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित कोई विवाद होता है तो इसका फैसला कौन करेगा, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो 29वें प्रश्न की तरफ। 29वें प्रश्न का आंसर करना, सरकारी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है। 29वें प्रश्न का आंसर करना है, तो सरकारी आयोग देखो कब आता है सरकारी आयोग, तो ये आएगा आपका 1983 में, 1983 में सरकारी आयोग आता है। और किससे संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव सुधार, पंचायती राज, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। ठीक है, तो देखो मुद्रा संबंधी नोटों की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो मुद्रा संबंधी नोटों की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो पहले क्या थी, पहले ये आनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, किस पर, तो आनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित थी पहले। लेकिन अभी वर्तमान में अगर हम लोग बात करेंगे तो वर्तमान में ये क्या हो जाएगी, तो ये न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली जो है पहले ये आनुपातिक कोष प्रणाली पर आधारित थी, लेकिन अभी फिलहाल न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग शिक्षा से संबंधित है। चलो, तो शिक्षा से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है कौन सा आयोग है जो शिक्षा से संबंधित है। सैडलर आयोग, वुड डिस्पैच, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी। देखो सैडलर आयोग जो होगा, तो सैडलर आयोग ये आता है आपका 1917 में। ठीक है, सैडलर आयोग आएगा। वुड डिस्पैच की अगर लोग बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो वुड डिस्पैच आपका 1853 का होगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, तो अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जो है तो ये लॉर्ड मैकाले वाला है, जिसको कब किया जाएगा, जिसको 1833 के एक्ट से अमल में लाया जाएगा। वुड डिस्पैच जो है ये आपका 1854 है, 53 नहीं 54 याद रखना। एक्ट तो 53 था, लेकिन ये जो वुड डिस्पैच है ये 1854 में आएगा, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी संबंधित हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31वें प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 32वें प्रश्न का आंसर करना, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा कर रहे छोटे छोटे शैल टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो देखो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में, मंगल और अगर हम लोग बात करेंगे तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में आपको क्या होगा, तो छोटे छोटे टुकड़े दिखने को मिलते हैं, कुछ छोटे छोटे शैल टुकड़े, शैल मतलब पत्थर। ठीक है, तो शैल टुकड़े देखने को मिलते हैं और इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इनको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा 32वें प्रश्न का। चलो आगे बढ़ते हैं। 33वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, ग्रीन मफलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, या फिर मृदा प्रदूषण। 33वें प्रश्न का आंसर करना है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने में मददगार होते हैं, ग्रीन मफलर कहा गया है। ठीक है, तो सड़कों के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं वो पेड़ क्या करते हैं, ध्वनि प्रदूषण को बहुत कम कर देते हैं, ध्वनि प्रदूषण को रोकने में मददगार होते हैं, और इन्हीं को ग्रीन मफलर कहा गया है। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 34वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग, सागा दावा किस धर्म का पर्व है। सागा दावा किस धर्म का पर्व हो जाएगा, बौद्ध, इस्लाम, जैन, या फिर हिंदू। 34वें प्रश्न का आंसर करना है, सागा दावा जो है ये बौद्ध धर्म का पर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन के आखिरी 35वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, पराक्रम के लिए दिया जाने वाला द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार कौन सा है। तो देखो पराक्रम के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो देखो पहले नंबर पर क्या हो जाएगा, तो पहले नंबर पर तो आपका परमवीर चक्र आ जाएगा। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, आपसे द्वितीय श्रेणी का दूसरे नंबर का आपसे पूछा जा रहा है। तो पराक्रम के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है, एक तो परमवीर चक्र है, और दूसरे अगर हम की बात करेंगे द्वितीय श्रेणी के अगर हम लोग पुरस्कार की बात करेंगे तो ये महावीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा।
सेशन पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दो, सेशन को शेयर जरूर कर दो। अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।